Hello students, welcome to Future Scholars. Today we are going to start a new chapter metals and non-metals, class 10th science, and board के point of view से ये जो chapter है it's very important. So what we will study in this chapter is, first of all we will study the physical properties of metals and non-metals, then we will study chemical properties, then reactivity series, ionic compounds, metallurgy and corrosion and alloys. So these are the topics we will study in this chapter. First of all, we will study what are physical properties. Physical properties of metals and non-metals. तो what is the meaning of physical properties? Physical properties जो होते हैं वो describe करती है कि कैसा जो substances है वो दिखता है, और chemical properties जो होती है वो बताता है कि अगर कोई ये जो metal है या non-metal है इसको अगर हम किसी चीज से react कराते हैं तो वो कैसा behave करेगा. So that is your chemical properties. Physical properties के अंदर first of all we will study about metals. तो मेटल्स के अंदर जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है दैट इज योर लस्ट्रस. लस्ट्रस का क्या मतलब है कि अगर हम मेटल को पॉलिश करते हैं तो जो मेटल्स होते हैं वो शाइनी सरफेस दिखाना स्टार्ट कर देते हैं, यानी मेटल्स जो है उनके पास एक शाइनी सरफेस होता है जब हम उनको क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं. सेकेंड इज योर मेलिएबल. मेलिएबल का मतलब है अगर हमने मेटल को हैमर्ड किया है तो वो जो आपका मेटल है वो थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, एंड दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज मेलिएबल. थर्ड वन इज योर डक्टाइल. डक्टाइल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. दैट मीन्स अगर हम मेटल्स जो होते हैं उनके पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि हम उनको वायर्स, बहुत ही थिन वायर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टाइल. फोर्थ इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स जो होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही गुड अच्छे कंडक्टर्स होते हैं. इनका मेटल्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, बहुत ही हाई होता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज योर सोनोरस. सोनोरस मतलब कि जो मेटल्स होते हैं वो एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं बाय रिंगिंग. प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड. जब हम उनको स्ट्रक करते हैं, मारते हैं, बीट करते हैं तो दे प्रोड्यूस अ साउंड. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज फॉर मेटल्स. नेक्स्ट इज योर नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो इनका जो अपीयरेंस होता है वो कैसा होता है, डल होता है. इनके पास कोई मेटालिक लस्टर नहीं होता, इनके पास कोई शाइनी सरफेस नहीं होता. सो दैट आर नोन एज नॉन मेटल्स. उसके बाद दे आर ब्रिटल. ब्रिटल मीन्स दे कैन ब्रेक इजिली व्हेन हैमर्ड. जो मेटल्स होते थे जब हम उनको हैमर्ड करते थे तो वो थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट होता था, लेकिन जो नॉन मेटल्स है वो ब्रेक डाउन इजिली. नॉन डक्टाइल मीन्स मेटल्स जो होते थे वो वायर्स, थिन वायर्स के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स, सो दे आर नोन एज नॉन डक्टाइल्स. नॉन मेटल्स जो होते हैं दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही लो होता है एज कम्पेयर टू मेटल्स, एंड दे आर नॉन सोनरस. नॉन सोनरस मीन्स नो रिंगिंग साउंड्स. दे डोंट प्रोड्यूस एनी साउंड्स. सो दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज फॉर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मेनी टाइम्स फिजिकल प्रॉपर्टीज के बीच का जो डिफरेंस होता है फॉर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का क्वेश्चन बोर्ड्स में आया है, बट अभी रिसेंट में देखे तो ऐसा इन दोनों के बीच के डिफरेंस में नहीं आया. प्रीवियस अगर हम 2020 से पहले की बात करें तो उसमें इनके क्वेश्चंस आते थे फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड. नेक्स्ट वी विल स्टडी, यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मेमोराइज करके रखना. फर्स्ट अगर हम बात करें एलिमेंट्स की, दैट इज मरकरी. तो मरकरी जो है वो ओनली ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर. सो मरकरी द ओनली मेटल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, और जो अदर मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं नॉर्मल कंडीशंस के अंदर. मरकरी जो होता है वो थर्मामीटर्स एंड बैरोमीटर्स के अंदर यूज होता है. सो मरकरी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. जो आपका रूम टेम्परेचर होता है दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस. तो 25 डिग्री सेल्सियस पे मरकरी लिक्विड स्टेट में होता है. नेक्स्ट इज योर सोडियम एंड पोटेशियम. सोडियम एंड पोटेशियम भी आपके मेटल्स हैं. ये कैसे होता है, दे आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद नाइफ. जब हम इसको नाइफ से कट करते हैं तो ये इजिली कट हो जाते हैं. और ये जो होता है ये एल्कली मेटल्स होता है एंड आर स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल टू प्रिवेंट रिएक्शन विद एयर एंड मॉइस्चर. सो आपने स्टडी किया होगा, ब्लॉक्स की स्टडी आपने करी होगी. तो जो आपका एस ब्लॉक होता है ब्लॉक वाइज, उसके अंदर जो स्टार्टिंग का यानी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो होते हैं उनको हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स. ये जो मेटल्स होते हैं इनको हम केरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर करके रखते हैं, मिट्टी का जो तेल होता है उसके अंदर, ताकि जो एयर और मॉइस्चर है इन दोनों से ये प्रिवेंट हो सके. क्यों? क्योंकि सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं काफी सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, और जब ये रिएक्ट करते हैं एयर या फिर मॉइस्चर के साथ, सो दे कैन इजिली कैच फायर. इस वजह से हम इनको स्टोर करते हैं केरोसिन ऑयल के अंदर.
नेक्स्ट इज योर डायमंड। डायमंड की बात करें सो डायमंड जो है वो कार्बन का एलोट्रॉप है। जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसके अंदर हम एलोट्रॉप्स के बारे में और डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी आप इतना याद रखो कि डायमंड की बात करें तो सिंपली हम कार्बन की बात कर रहे हैं। ये हार्डेस्ट है इन द नेचुरल सब्सटेंस, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है नेचर के अंदर, दैट इज योर डायमंड। येट कार्बन जो है वो नॉन मेटल है, हार्डेस्ट है लेकिन कार्बन जो है नॉन मेटल है। और हमने पढ़ा है कि नॉन मेटल जो होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, जल्दी से टूट जाते हैं, बट यहाँ पर ये एक्सेप्शन है, दैट इज योर डायमंड। एंड डायमंड इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन विद जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर। इसको हम स्टडी फर्दर नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। एंड नेक्स्ट इज योर ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी आपका एलोट्रॉप है कार्बन का, ये भी नॉन मेटल है, दैट इज ऑल्सो योर नॉन मेटल बट इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो कई बार क्वेश्चन आता है कि विच नॉन मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज योर ग्रेफाइट। Graphite layered structure है, allow electron to move freely. It uses in pencil leads and electrodes. So these are the key exceptions you must remember. Next यहाँ पर ये मैंने NCERT के कुछ पॉइंट्स लिए हैं। That all metal except mercury exist as solids at room temperature. सारे metals जो होते हैं मरकरी को छोड़कर सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं एट द रूम टेम्परेचर। उसके बाद दो मेटल आपके गैलियम एंड सीजियम, ये दो ऐसे मेटल्स हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत लो होता है। अगर इन दो मेटल्स को आप अपनी पाम के ऊपर रखोगे तो आपके हाथों में ही मेल्ट कर जाएंगे, इतना लो इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट इज आयोडीन। आयोडीन जो है ये आपका नॉन मेटल है बट इट इज लस्ट्रस। फोर्थ इज कार्बन जो है ये भी आपका नॉन मेटल है, दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म एंड ईच फॉर्म आर नोन एज एलोट्रॉप। डायमंड जो है वो भी आपका एलोट्रॉप है कार्बन का, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंसेस है एंड इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज वेरी हाई। ग्रेफाइट जो है इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स में आते हैं आपके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सॉफ्ट होते हैं एंड दे कैन कट विद नाइफ एंड हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एनसीईआरटी के ही हैं, तो मैंने यहाँ पर पीपीटी के अंदर आपका अरेंज कर दिए थे। नेक्स्ट वी विल स्टडी केमिकल प्रॉपर्टीज, कि कैसे मेटल्स जो है वो रिएक्ट करते हैं विद व्हेन दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन, व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर, एसिड्स। सो नाउ वी विल स्टडी केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ मेटल जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है आपका बेसिक ऑक्साइड्स बनते हैं। यानी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑक्साइड्स बनाते हैं, बट जो ऑक्साइड्स हैं वो कैसे हैं, दे आर बेसिक इन नेचर। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। यानी जब आपका मेटल और ऑक्सीजन कंबाइन करता है तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कॉपर को हीट करूं इन द एयर, इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर 2 ऑक्साइड। और ये कैसा ऑक्साइड होता है, इट इज ब्लैक इन कलर। सो देखो कॉपर लिया मैंने और ऑक्सीजन लिया और बन गया CuO। इसको मैंने बैलेंस किया, देखो ऑक्सीजन जो है वो हमेशा मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहता है, O2 की फॉर्म में, तो यहाँ पर मैंने 2 ऑक्सीजन इस तरीके से कॉपर के आगे लगा दी। अब देखो 2 मॉलिक्यूल कॉपर के हो गए तो फिर यहाँ पर भी कॉपर के आगे भी मेरे को 2 लगाना पड़ा। अब ये आपकी जो रिएक्शन है दैट इज बैलेंस्ड। केमिकल वाला जो आपका फर्स्ट चैप्टर था उसके अंदर बैलेंसिंग सिखाई थी, तो आपको आई होप आपको आती होगी। सिमिलरली अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो एल्यूमिनियम क्या बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। एल्यूमिनियम देखो Al एंड ऑक्सीजन O2। सो यहाँ पर Al2O3 बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि हमने जब 9th क्लास में हमने स्टडी किया होता है कि हम कंपाउंड्स कैसे बनाते हैं। सो अगर आप देखो तो एल्यूमिनियम जो होता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है आपका +3। सो ये +3 जो है ये एक्सचेंज हो जाता है और जो आपका ऑक्सीजन होता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, दैट इज योर -2, राइट। तो जब हम इन दोनों को एक्सचेंज करते हैं, इन दोनों की वैलेंसीज एक्सचेंज कर लेते हैं तो फिर हमारा कंपाउंड बनता है Al2O3 और फिर हम इसको बैलेंस करके रिएक्शन को हम लिख सकते हैं। उसके बाद जो मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। मोस्टली जो आपके मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते एंड बट कुछ जो होता है वो डिजोल्व हो जाते हैं इन द वाटर टू फॉर्म एल्कलीज। एल्कलीज मतलब बेसिक नेचर के हो जाते हैं वो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड की बात करूं सो दे कैन इजीली डिजोल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस एल्कलीज। आपने पढ़ा भी होगा, ये है आपका सोडियम ऑक्साइड एंड दिस इज योर पोटेशियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला आप याद रखना N2O एंड Na2O एंड पोटेशियम का इज दैट इज K2O। इसको वाटर के साथ जब हमने रिएक्ट कराया तो बना आपका बेस NaOH एंड KOH।
You know that कि NaOH, sodium hydroxide and potassium hydroxide, they are basic in nature. So most metal oxides are insoluble, but there are two exceptions, sodium oxide and potassium oxides. They are dissolved in water to produce alkali, that is your base. नेक्स्ट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. क्या होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? कुछ मेटल ऑक्साइड्स, जैसे कि अगर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स की बात करें या फिर हम जिंक ऑक्साइड्स की बात करें, दे शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर. तो ऐसे ऑक्साइड जो एसिडिक बिहेवियर भी दिखा रहे हैं और बेसिक बिहेवियर भी दिखा रहे हैं, दैट ऑक्साइड्स आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. सच मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद बोथ acid as well as base to produce salt and water are known as amphoteric oxides. तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एग्जाम्पल लिया, इसको मैंने एसिड के साथ रिएक्ट कराया HCl, तो बना AlCl3 और यहाँ पर वाटर जो है वो रिलीज हो गया. सिमिलरली मैंने इसी एल्यूमिनियम ऑक्साइड को बेस के साथ NaOH के साथ रिएक्ट कराया, तो बना सोडियम एल्यूमिनेट. ये वाला पॉइंट आप लर्न रखना, इसका नेम याद रखना. दिस इज योर सोडियम एल्यूमिनेट एंड यहाँ पर वाटर जो है वो रिलीज हो गया. देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला तो आप मेमोरी में मतलब बिल्कुल बेस कर लो, याद रख लो. तो यहाँ पर देखो एल्यूमिनियम कितने थे यहाँ पे 2, तो यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम इक्वल कर दिए. उसके बाद ऑक्सीजन कितने थे यहाँ पे 3, तो यहाँ पर 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज हो गए. तो यहाँ पर 3 2 6 कितने थे आपके हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 6 HCl के आगे मैंने 6 लगा दिया, HCl के आगे 6 लग गया. एंड क्लोरीन भी यहाँ पर कितने हो गए आपके 3 2 6 एंड 3 2 6. तो इस तरीके से आप इस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो. आई होप आपको बैलेंसिंग आती होगी. नेक्स्ट इज योर डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज टूवर्ड्स ऑक्सीजन. भाई हर मेटल, अलग अलग मेटल्स जो है वो अलग अलग रिएक्टिविटी शो करते हैं व्हेन दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन. फॉर एग्जाम्पल these are your NCERT's line. Metal like potassium and sodium react so vigorously that they can catch fire if kept open. मैंने आपको बताया था कि जो आपके सोडियम और पोटेशियम मेटल्स होते हैं, दे आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल. क्यों? क्योंकि ये इजीली फायर को कैच कर लेते हैं जब हम इनको ओपनली रख देते हैं. तो ओपन मतलब ऑब्वियस है कि एयर होगी सराउंडिंग के अंदर, तो जब भी इनको एयर या फिर मिलती है तो ये रिएक्ट कर लेते हैं और दे कैन कैच फायर. तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि हम प्रिवेंट कर सके एक्सीडेंशियल फायर्स को, दे आर केप्ट इमर्स्ड इन द केरोसिन ऑयल. तो ये वाला एक पॉइंट था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार मार्क कर देते हैं. सेकेंड, अगर हम ऑर्डिनरी टेम्परेचर की बात करें तो जो सरफेस है मेटल्स का, जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, दे आर कवर्ड विद थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड्स. ऑर्डिनरी टेम्परेचर के अंदर ये जो आपके मेटल्स है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, इनके ऊपर एक पतली सी लेयर होती है किसकी? ऑक्साइड की. ये जो ऑक्साइड की लेयर होती है ये प्रोटेक्ट करती है ताकि जो मेटल है वो फर्दर ऑक्सीडाइज ना हो. सो द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन. यानी मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके MgO बना लेगा, दैट इज योर मेटल ऑक्साइड बना लेगा. ऐसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है, जिंक ऑक्साइड बन जाता है, लेड ऑक्साइड बन जाता है. तो पतली सी लेयर बन जाती है इन मेटल्स के ऑक्साइड की, और ये जो लेयर है ये प्रोटेक्ट करती है ताकि हम फर्दर ऑक्सीडेशन ना कर सके, फर्दर ये जो मेटल्स है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करें. नेक्स्ट इज आयरन. आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग, बट आयरन की जो फाइलिंग्स होती है, मतलब छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं, दे कैन बर्न विगरसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ बर्नर. सो ये एक पॉइंट है कि जो आयरन है, अगर आप आयरन जो है उसको बड़ा से एक आयरन को अगर आप हीट करने की कोशिश करोगे तो वो हीट नहीं होगा, इट विल नॉट बर्न. बट अगर आप आयरन की फाइलिंग्स मतलब छोटे छोटे टुकड़े अगर आप आयरन के बर्न करना चाहोगे, सो दे कैन ईजिली बर्न व्हेन स्प्रिंकल इन द फ्लेम ऑफ द बर्नर. नेक्स्ट कॉपर. कॉपर जो है इट डज नॉट बर्न, बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर 2 ऑक्साइड. जो कॉपर है वो बर्न नहीं होता, वो जलता नहीं है. इस वजह से जो आपके गरम गरम मेटल्स होते हैं, हॉट मेटल्स होते हैं, उनको हम ब्लैक कलर की लेयर से क्या कर देते हैं? कोटेड कर देते हैं, जो किसकी बनी होती है? कॉपर ऑक्साइड की बनी होती है. सिल्वर और गोल्ड जो है डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर. सो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो आपका सिल्वर और गोल्ड होता है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता इवन एट द हाई टेम्परेचर. इस वजह से जो गोल्ड और सिल्वर्स होते हैं इनका जो कलर होता है वो फेड नहीं करता फॉर लॉन्ग ईयर्स. आपने देखा भी होगा गोल्ड जो है वो सालों तक मोस्टली सेम कलर का रहता है, गोल्डन कलर का ही रहता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता.
सिल्वर भी रिएक्ट नहीं करता। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपकी एनसीईआरटी के। नेक्स्ट वी विल स्टडी रिएक्शन विद वाटर। अब हमने रिएक्शन विद ऑक्सीजन पढ़ा, अब हम देखेंगे रिएक्शन विद वाटर। सो रिएक्टिविटी वेरीज वाइडली। जो सोडियम होता है रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर, आयरन रिएक्ट्स ओनली विद स्टीम एंड कॉपर एंड गोल्ड शो नो रिएक्शन। सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जो सोडियम है वो वायलेंटली रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ, जो आपका आयरन है इट ओनली रिएक्ट्स विद स्टीम, स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, और जो आपके कॉपर और गोल्ड है दे कैन नॉट रिएक्ट विद वाटर। सो ये कुछ एक्सेप्शंस है। एनसीईआरटी की बात करें तो मेटल्स जो है रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अगर कोई पूछे कि हाइड्रोजन गैस कैसे रिलीज होती है तो आप बताना कि अगर हम किसी भी मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो मेटल का ऑक्साइड बनता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दैट आर सॉल्युबल इन वाटर डिसॉल्व इन इट टू फर्दर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, और जो मेटल ऑक्साइड्स जो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं वो फर्दर क्या बना लेंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन था, जैसे कॉपर एंड गोल्ड दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। तो यहाँ पर देखो कि मेटल और वाटर जब रिएक्ट कर रहे हैं तो बन रहा है मेटल ऑक्साइड, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। और हाइड्रोजन गैस का कैसे पता लगता था कि हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो रही है, जब हम बर्नर होगा उसमें से उसके सामने जब आप मैच स्टिक लेके आओगे तो पॉप साउंड निकल के आती है, उससे पता लगता है कि हाइड्रोजन जो है वो वहां से रिलीज हो रही है। नेक्स्ट इज योर मेटल ऑक्साइड। ये जो मेटल ऑक्साइड का था इसको वाटर के साथ और फर्दर रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, आपका मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर के साथ ये वायलेंटली रिएक्ट कर लेते हैं। इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम जो रिएक्शन है इट्स सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक दैट इवॉल्व हाइड्रोजन इमीडिएटली एंड कैचेज द फायर। सो जो आपके सोडियम एंड पोटेशियम होते हैं ये बहुत ही जल्दी से रिएक्ट कर लेते हैं विद द वाटर, और ये जो रिएक्शन होती है हाईली एक्सोथर्मिक होती है, बहुत ज्यादा हीट जो है निकल रही होती है, जिसकी वजह से जो आपकी हाइड्रोजन है जो निकल रही होगी वो इमीडिएटली फायर को कैच कर लेती है। जैसे अगर मैं मेटल की बात करूं, मैंने यहाँ मेटल लिया है पोटेशियम, पोटेशियम को मैंने वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो बना आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो रही है और साथ ही साथ हीट एनर्जी भी यहाँ पे रिलीज हो रही है, क्योंकि रिएक्शन जो होती है वो कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है। सिमिलरली मैंने यहाँ पे सोडियम की बात करी, सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो बना सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हुई एंड हीट एनर्जी भी यहाँ से रिलीज हो रही है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है कैल्शियम की विद वाटर इज लेस वायलेंट, ये बहुत ही लेस वायलेंट होती है, और यहाँ पर जो हीट इवॉल्व होती है इट इज नॉट सफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन टू कैच फायर। सोडियम और पोटेशियम के केस में हाइड्रोजन इतनी रिलीज हो जाती है कि फायर जो है वो इजीली कैच आउट हो जाती है, बट अगर मैं कैल्शियम की बात करूं तो कैल्शियम के केस में इतनी सफिशिएंट हीट जो है इवॉल्व नहीं होती फॉर हाइड्रोजन कि वो फायर को कैच कर सके। सो यहाँ पर कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करके बन रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो रही है। कैल्शियम जो है वो स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सर्फेस ऑफ मेटल्स। तो जब हम कैल्शियम को पानी के अंदर डालते हैं तो जो आपका कैल्शियम है वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस जो बन रही होती है उसके जो बबल्स होते हैं वो मेटल का जो सरफेस होता है उस पर स्टिक कर जाता है, और उस पर स्टिक जब कर जाता है तो मेटल जो होता है वो बहुत ही लाइट हो जाता है, जिसकी वजह से वो पानी के अंदर फ्लोट करने लगता है। नेक्स्ट अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर के साथ मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं करता, इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। इट ऑल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू द सर्फेस। सो आपके दो मेटल्स है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये दोनों जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये फ्लोट करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जो बबल्स होते हैं हाइड्रोजन गैस के वो स्टिक कर जाते हैं टू देयर सरफेस। अब मेटल लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक दे डू नॉट रिएक्ट ईदर विद द कोल्ड वाटर और द हॉट वाटर। यहाँ पर एक्सेप्शन आ गया, यहाँ पर स्टार मार्क कर देते हैं कि जो आपके मेटल्स है लाइक एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक दे डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड और हॉट, किसी से भी रिएक्ट नहीं करते, बट ये किससे रिएक्ट करते हैं, दे रिएक्ट विद स्टीम, स्टीम से रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। सो कई बार क्वेश्चन आया था बोर्ड्स के अंदर कि वो कौन से एलिमेंट्स है या फिर कोई एलिमेंट्स के एग्जाम्पल बताओ दैट डू नॉट रिएक्ट विद वाटर बट रिएक्ट विद स्टीम। तो दैट आर एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक। एल्यूमिनियम
वाटर के साथ यानी आपका स्टीम। अब देखो स्टीम के लिए यहाँ पर वर्ड जो यूज हुआ है फॉर वाटर दैट इज योर गैस। यहाँ पर गैस यूज हुआ है, गैस जो है वाटर के लिए यूज हुआ है, दैट मीन्स योर स्टीम, स्टीम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बन रहा है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड आयरन ऑक्साइड, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैसेस जो है वो रिलीज कर रही है। मेटल सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। किसी भी कंडीशन के अंदर ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स। डाइल्यूट का क्या मतलब है, यानी एसिड्स के अंदर कहीं ना कहीं हमने वाटर का मिक्सचर कर रखा है। तो मोस्ट मेटल जो है वो डिस्प्लेस कर देते हैं हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स प्रोड्यूसिंग अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो जब मेटल जो है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर एग्जांपल देखो, मेटल यहाँ पर जिंक लिया है, उसको मैंने HCl के साथ रिएक्ट कराया डाइल्यूटेड, तो बन गया अपना जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड दैट इज योर सॉल्ट, और कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब कोई भी मेटल जो है अगर वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, नाइट्रिक एसिड इज HNO3, HNO3 इज योर नाइट्रिक एसिड। इट इज बिकॉज जो आपका HNO3 है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यानी अगर कोई भी मेटल जो है नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो उसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या काम होता है कि वो रिडक्शन करता है, तो इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इट ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन प्रोड्यूस टू वाटर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी N2O, NO या फिर NO2। तो जो हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस हो रही है वाटर के अंदर उसको क्या कर देगा, रिड्यूस, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बना लेगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स किसी भी फॉर्म में बन सकती है, N2O की फॉर्म में, NO की फॉर्म में या फिर NO2 की फॉर्म में बन सकती है। बट जो आपके मैग्नीशियम और मैंगनीज Mn, दे रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर एक्सेप्शन आ गया। इट इज एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो मैग्नीशियम और जो आपका मैंगनीज है दे कैन रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट, यानी आप नाइट्रिक एसिड ले रहे हो लेकिन उसके अंदर एसिड कम पानी ज्यादा है, वेरी डाइल्यूटेड, अगर उसके साथ रिएक्ट कराते हो तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। ठीक है, बट मोस्टली मेटल्स जो है अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो तो वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करती, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है और वो खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। और हाइड्रोजन गैस जब ऑक्सीडाइज हो जाती है तो क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है, यानी वाटर रिलीज होता है ना कि हाइड्रोजन गैस। एग्जाम टिप यहाँ पर दी है कि कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl या फिर H2SO4। कॉपर जो है वो किसी से भी रिएक्ट नहीं करता, ना तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ना ही सल्फ्यूरिक एसिड से। क्यों, बिकॉज इट लाइज बिलो हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। अब रिएक्टिविटी सीरीज स्टडी करते हैं, तो रिएक्टिविटी सीरीज की अगर हम बात करें तो कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से भी नीचे की तरफ आता है, इस वजह से वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट नहीं करता। सो रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स के अंदर हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। बट अगर कोई मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी, हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और बन जाता है वाटर, फिर वो वाटर रिलीज होता है। और जो खुद जो आपका नाइट्रिक एसिड है वो किस में रिड्यूस हो जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के अंदर रिड्यूस हो जाता है। बट मैग्नीशियम और जो मैग्नीज ऐसे दो एलिमेंट्स हैं जो रिएक्ट करते हैं वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाती है। कॉपर की बात करें तो कॉपर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि यह हाइड्रोजन के भी नीचे लाई करता है इन द रिएक्टिविटी सीरीज। अब हम स्टडी करते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज एक्चुअल में क्या होती है। सो उससे पहले एक्वारीजिया पढ़ लेते हैं, ये एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट दे रखा है। एक्वारीजिया क्या होता है, रॉयल वाटर भी इसको हम बोलते हैं। इट इज अ मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो ऑफ 3:1। जब हम कंसंट्रेटेड मतलब कोई वाटर नहीं है उसके अंदर, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और हम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को जब हम मिक्स करते हैं इन द रेशियो ऑफ 3:1, 3 मतलब 3 जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा है एज कम्पेयर टू नाइट्रिक एसिड, तो क्या बनता है आपका एक्वारीजिया मिक्सचर बन जाता है। इसका क्या काम है, ये डिसॉल्व करता है गोल्ड को, इवन दो नीदर ऑफ दीज एसिड्स कैन डू अलोन।
हमने पढ़ा था कि गोल्ड जो है वो किसी से भी रिएक्ट नहीं करता, ना एयर से, ना वाटर से, ना एसिड से। तो अगर हम अकेले अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को या फिर नाइट्रिक एसिड को सिंगल अगर हम गोल्ड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो द रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड। बट अगर हम मिक्सचर के साथ इसका गोल्ड का रिएक्ट कराते हैं तो गोल्ड जो है वो डिसॉल्व होने लगता है इस मिक्सचर के अंदर। एक्वा रीजिया जो है वो हाईली कोरोसिव है, फ्यूमिंग लिक्विड है, एंड इट इज वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट दैट इज एबल टू डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनियम। सो देखो यहाँ पे मैंने पिक्चर ली है, ये जो मिक्सचर है दैट इज योर मिक्सचर ऑफ एक्वा रीजिया, और यहाँ पर एक गोल्ड जो है वो डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन आया था कि एक्वा रीजिया को डिस्क्राइब करो और कितना रेशियो में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड हम लेते हैं वो भी बताओ। नेक्स्ट वी विल स्टडी रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज अरेंजेस मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी। क्या कौन से मेटल कितना जल्दी रिएक्ट कर जाएंगे, उस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द चैप्टर। इट प्रिडिक्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डिटरमाइन एक्सट्रैक्शन मेथड्स। तो कौन सा मेटल कब डिस्प्लेस होगा, क्या ये मेटल अगर मैं दूसरे मेटल के साथ रिएक्ट करा रही हूं तो क्या वो डिस्प्लेस होगा, उस चीज को प्रिडिक्ट करने का जो इजी वे है दैट इज योर रिएक्टिविटी सीरीज। डिस्प्लेसमेंट रूल यहाँ पर बताया है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा वो डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम द सॉल्ट सोल्यूशन। अब देखो यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है जिंक। जिंक को रिएक्ट करा रहे हैं हम कॉपर सल्फेट के साथ, तो यहाँ पर जिंक सल्फेट बन जाता है और कॉपर जो है रिलीज होता है। यानी जिंक ने कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया और बन गया जिंक सल्फेट। तो जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर बिकॉज जिंक जो है वो हाइयर है इन द सीरीज, यानी जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। अब ये सीरीज आपको याद रखनी पड़ेगी। इस सीरीज एनसीईआरटी वाली पढ़ लेते हैं। ये सीरीज आपको एज इट इज याद रखनी है ताकि आप क्वेश्चन इजीली कर सको कि क्या ये डिस्प्लेस होगा या नहीं होगा। देखो सबसे पहले आता है पोटेशियम। पोटेशियम जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है, यानी आपका जो पोटेशियम है वो हर किसी को डिस्प्लेस कर देगा। उसके बाद आता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी अब डिस्प्लेस करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। नेक्स्ट आयरन आता है, देन लेड। उसके बाद ये आता है आपका मेन हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन जो है इससे ऊपर वाले जो जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं वो मोस्ट रिएक्टिव है, और हाइड्रोजन से नीचे वाले जो है वो सारे लीस्ट रिएक्टिव है। तो हाइड्रोजन से नीचे आता है देखो कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। सो इसको याद करने का एक निमोनिक है दैट इज करीना ने कार मांगी अल्टो जैन फरारी। तो करीना ने कार मांगी अल्टो जैन फरारी, फिर भी दैट इज अ लेड। फिर भी, अब यहां पर आपको याद रखना है कि फिर भी के बाद हाइड्रोजन आ जाएगा। क्यों मिली, मिली दैट इज मरकरी, मरकरी का सिंबल होता है दैट इज Hg। क्यों मिली सिल्वर ऑडी। ओके, सो ये निमोनिक है, मोस्टली यही यूज होता है। सो करीना ने कार मांगी अल्टो जैन फरारी, फिर भी क्यों मिली, मिली इज योर मरकरी, सिल्वर ऑडी, ऑडी दैट इज योर गोल्ड। गोल्ड का सिंबल यहाँ पर डायरेक्ट यूज हो गया इस निमोनिक के अंदर। तो ये जो टेबल है ये आप याद रखना। इस टेबल के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि क्या ये मेटल डिस्प्लेस होगा या नहीं होगा। सपोज करो मैंने एल्यूमिनियम लिया, एल्यूमिनियम जो है वो मैंने रिएक्ट करा दिया जिंक सल्फेट के साथ। तो एल्यूमिनियम जो है वो पहले आ रहा है और जिंक जो है वो बाद में आ रहा है, यानी एल्यूमिनियम जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो एल्यूमिनियम जो है वो जिंक को डिस्प्लेस करके क्या बना लेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट बना लेगा, और जिंक जो है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसी वजह से अब देखो इसी जो आपकी टेबल है इसमें हाइड्रोजन जो है उसके बाद कॉपर आ रहा है। इस वजह से कॉपर जो है वो रिएक्ट नहीं कर रहा था विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर, क्योंकि वो ऊपर आता है इन द रिएक्टिविटी सीरीज। सो ये रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना। अब यहाँ पर एनसीईआरटी के अंदर ये वाली एक्टिविटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ डू मेटल्स जो है वो रिएक्ट विद सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स।
तो इसमें क्या होगा कि जो रिएक्टिव मेटल्स है दे कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम द कंपाउंड इन द सोल्यूशन। तो इस एक्टिविटी के अंदर हमने दो टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब 1 एंड टेस्ट ट्यूब 2, और कॉर्क से हमने इस टेस्ट ट्यूब को बंद कर दिया और यहाँ पर थ्रेड लगाकर फर्स्ट वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने लगाया है आयरन नेल और सेकेंड वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने लगाया है कॉपर वायर। और इसके अंदर फर्स्ट वाली के अंदर सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का और सेकेंड वाली में सोल्यूशन है आयरन सल्फेट का। इस वाली टेस्ट ट्यूब 1 में क्या होगा कि जो आयरन है वो डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को। क्यों करेगा? यहां देखो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर यहां पर है आपका आयरन और यहां है आपका कॉपर। आयरन जो है वो ऊपर है, ऊपर की तरफ है, यानी कि आपका आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। आयरन जो है वो डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को और सोल्यूशन में जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है उसकी जगह क्या बन जाएगा? आयरन सल्फेट सोल्यूशन बन जाएगा। और इसमें जो आपकी आयरन नेल है उसके ऊपर कॉपर की क्या हो जाएगी? कोटिंग हो जाएगी। ये क्या शो कर रहा है कि जो कॉपर है वो डिस्प्लेस हो गया है और आयरन सल्फेट सोल्यूशन बन चुका है। तो दिस इज द ऑब्जर्वेशन जो हमने टेस्ट ट्यूब 1 में देखी। टेस्ट ट्यूब 2 में देखो यहाँ पर कॉपर की वायर है और सोल्यूशन कौन सा? आयरन सल्फेट। यहां पर रिएक्शन नहीं होगी, ये जो कॉपर की वायर है ये सेम रहेगी बिकॉज जो आयरन है आयरन सल्फेट का सोल्यूशन है और देन कॉपर है। तो कॉपर जो है वो आयरन सल्फेट को डिस्प्लेस नहीं करेगा बिकॉज इट इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू आयरन। यहां पर नो रिएक्शन। ये जो एक्टिविटी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसकी जो ऑब्जर्वेशन है वो भी आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा है। नेक्स्ट वी विल स्टडी आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो आयनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? ट्रांसफर होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर स्टोरी है। आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है व्हेन अ मेटल ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू अ नॉन मेटल। अगर एक मेटल जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है टू द नॉन मेटल तब कौन सा कंपाउंड बनता है? आयनिक कंपाउंड बनता है। जो मेटल है वो क्या बन जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा, यानी उसको हम क्या बोलेंगे? कैटायन। और जो नॉन मेटल है वो क्या बन जाएगा? नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा और उसको हम क्या बोलेंगे? एनायन। एंड ये जो अपोजिट चार्ज आयंस बनते हैं दे आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको हम क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम। सोडियम क्या बनाता है? Na+ बनाता है। सोडियम की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है दैट इज योर 2, 8 and 1। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आने के लिए ये जो अपना लास्ट का 1 इलेक्ट्रॉन है इसको क्या कर देता है? लूज कर देता है और क्या आ जाता है? इस पे 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये इलेक्ट्रॉन जो है जो इसने लूज कर दिया वो, और क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन होगी दैट इज 2, 8 and 7। तो ये 7 जो है इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। तो ये वाला जो सोडियम का इलेक्ट्रॉन है ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? क्लोरीन को ट्रांसफर कर देता है जिससे कि क्लोरीन के ऊपर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है और कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आता है ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन जब आते हैं, दो अपोजिट चार्ज आयंस जब आते हैं दे आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और क्या बन जाता है? आपका आयनिक कंपाउंड बन जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है मैकेनिज्म एक्सप्लेन व्हाई आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्यों इन आयनिक कंपाउंड्स के हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं? क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स रिक्वायर लॉट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक। अब यहाँ पर ये जो Na+ और Cl- ये जो बॉन्ड बना है अब इसको तोड़ने के लिए जो है बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है, इस वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। वाटर में ये सॉल्युबल होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर लेते हैं क्योंकि इनके पास आयंस है और आपको पता है आयंस वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा लेते हैं व्हेन मोल्टन और डिजोल्व्ड बट नॉट एज सॉलिड सिंस आयंस आर लॉक्ड इन प्लेस। अगर हमने मोल्टन स्टेट में या फिर डिजोल्व स्टेट में, डिजोल्व में तो ये टूट जाएंगे, Na+ और Cl अलग अलग हो जाएंगे तो फिर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकते हैं। बट सॉलिड में यानी NaCl दोनों एक साथ ज्वाइन है उसके अंदर दे विल नॉट कंडक्ट एनी इलेक्ट्रिसिटी। सो दीज आर योर आयनिक कंपाउंड्स। यहाँ पर NCERT में एग्जाम्पल्स थे, देखो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि 2, 8, 1 होता है तो यहाँ पर 2 और 8 हो जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो गया। क्लोरीन का 2, 8, 7 होता है, एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिया तो 2, 8, 8 हो जाएगा और सोडियम कैटायन और क्लोराइड एनायन बन जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन ये इस क्लोरीन को ट्रांसफर कर देगा तो यहाँ से बन जाता है आपका सोडियम क्लोराइड। सिमिलरली यहाँ पर मैग्नीशियम देखो 2, 8, 2 है ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? लूज कर देता है और Mg+2 बना लेता है। ऐसे क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेगा तो Cl- बन जाता है। तो क्लोरीन और मैग्नीशियम का जो कंपाउंड बनता है दैट इज योर MgCl2।
Sodium and chloride ions being oppositely charged attract each other and held by strong electrostatic force of attraction to exist as sodium chloride, and it should be noted that sodium chloride does not exist as molecule but aggregation of oppositely चार्ज आयंस. दोनों के पास अलग अलग आयंस पे चार्ज है, इस वजह से दे फॉर्म, ना कि ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. आपने कभी सुना है कि सोडियम Na2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? नो, इट ओनली एग्जिस्ट इन द चार्ज आयंस. आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. जो आपका क्लोरीन होता है वो भी Cl नेगेटिव आयंस के अंदर एग्जिस्ट करता है, ना कि Cl2. ओके, सो यहाँ से बन जाते हैं आपके आयनिक बॉन्ड्स. अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज है आयनिक कंपाउंड्स की, ये भी एनसीईआरटी की लाइंस है. फर्स्ट, अगर हम फिजिकल नेचर की बात करें, आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं दे आर सॉलिड्स एंड आर समवट हार्ड, थोड़े हार्ड होते हैं क्योंकि इनके पास स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस. दोनों के पास डिफरेंट चार्ज है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा, इस वजह से ये सॉलिड होते हैं. और ये जो कंपाउंड्स हैं दे आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड. और जब हम इन कंपाउंड्स के ऊपर प्रेशर लगाते हैं तो ये टूट जाते हैं पीसेस के अंदर. मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो हाई होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है क्योंकि कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक देयर स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन. दोनों के पास सेम वही बातें हैं, दोनों के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इस वजह से ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है. सो दैट्स वाई दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. सॉल्युबिलिटी की बात करें तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट सच एज कैरोसिन, पेट्रोल. अगर हम NaCl की बात करें सो इट इज सॉल्युबल इन वाटर, बट NaCl जो है वो कैरोसिन, पेट्रोल यानी इनसॉल्युबल सॉल्वेंट्स जो होते हैं इनके अंदर नहीं घुलते. कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ से क्वेश्चन बनता है बोर्ड्स के अंदर. द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सोल्यूशन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल. अब हमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करानी है तो उसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स का मूवमेंट होना चाहिए. तो जो सोल्यूशन है आयनिक कंपाउंड का वाटर के अंदर, उसके पास क्या होंगे? आयंस होंगे विच मूव टू अपोजिट इलेक्ट्रोड्स व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द सोल्यूशन. पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव की तरफ जाएगा और जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे सोल्यूशन के अंदर. तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं सॉलिड स्टेट के अंदर, यहाँ पर ये पॉइंट आ गया इंपॉर्टेंट, सॉलिड स्टेट के अंदर दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज जो मूवमेंट होती है आयंस की इन द सॉलिड इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर. सॉलिड स्टेट के अंदर तो NaCl दोनों जुड़े हुए हैं, वो आयंस की फॉर्म में नहीं प्रेजेंट है, इस वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट नहीं होती इन द सॉलिड फॉर्म. बट आयनिक कंपाउंड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट. मोल्टन स्टेट की फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा लेते हैं क्योंकि मोल्टन स्टेट में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन अपोजिटिवली चार्ज आयंस आर ओवरकम ड्यू टू हीट. हीट की फॉर्म में जो चार्जेस होता है वो ओवरकम हो जाता है, इस वजह से आयंस जो है वो फ्रीली मूव करते हैं टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो आपको इसमें 2 पॉइंट्स मेन याद रखने हैं. पहला मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड्स का बहुत हाई होता है. सेकंड, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन की अगर हम बात करें तो सॉलिड स्टेट के अंदर दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट इन मोल्टन स्टेट दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि मोल्टन स्टेट के अंदर जो चार्ज आयंस होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है. नेक्स्ट वी विल स्टडी मेटलर्जी. मेटलर्जी जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर भी. मेटलर्जी में हम क्या पढ़ते हैं कि हम एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम ओर्स, जो उनके ओर्स होते हैं जहां से वो आया है वहां से हम मेटल को क्या करेंगे? एक्सट्रैक्ट करेंगे. तो मेटलर्जी क्या होता है? इज अ साइंस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम देयर ओर्स एंड रिफाइनिंग दैम. और उनको क्या करेंगे? रिफाइन करेंगे. एंड द मेथड यूज डिपेंड्स एंटायरली ऑन मेटल पोजिशन इन द रिएक्टिविटी सीरीज. ये वाला जो मेथड होता है ये डिपेंड करता है कि मेटल की पोजीशन कहाँ है उसकी रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर. तो सबसे पहले हम इनरिचमेंट ऑफ ओर करते हैं यानी रिमूव गैंग. गैंग क्या होता है? इम्प्योरिटीज, सॉइल, सैंड्स, इन सबको हम क्या करते हैं? रिमूव करते हैं यूजिंग फिजिकल एंड केमिकल मेथड जैसे कि फ्लोटेशन या फिर मैग्नेटिक सेपरेशन. ये कुछ टेक्निक्स होती है, इनसे हम इम्प्योरिटीज को क्या करेंगे? रिमूव करेंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे? एक्सट्रैक्ट करेंगे यानी जो हाईली रिएक्टिव होंगे जो ऊपर की तरफ थे, कौन थे आपके? सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम. उनको क्या करेंगे? उनको हम इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू एक्सट्रैक्ट करेंगे. जो मॉडरेट थे जिंक, आयरन और लेड, इनको हम रिडक्शन विद कार्बन से एक्सट्रैक्ट करेंगे. और जो लो रिएक्टिविटी वाले थे यानी मरकरी एंड कॉपर, उनको हम रोस्ट या फिर कैल्सिनिंग करेंगे. तो ये कुछ मेथड्स के नाम है, ये आपको याद होने चाहिए.
उसके बाद हम क्या करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे, यानी कि प्योरीफाई द एक्सट्रैक्टेड मेटल। जो मेटल हमने एक्सट्रैक्ट किया है उसको प्योरीफाई करेंगे। इसके अंदर हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज यूज्ड फॉर कॉपर, इम्प्योर कॉपर एक्ट एज एनोड एंड प्योर कॉपर डिपोजिट एज कैथोड। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हम कॉपर के लिए यूज करते हैं। अगर हमें कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना है, प्यूरिफाई करना है, तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं। इसमें जो इम्प्योर कॉपर है वो एनोड की तरह एक्ट करता है, और जो प्योर कॉपर है वो कैथोड पर क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। इसको हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। यहाँ पर एनसीईआरटी के ही पॉइंट्स हैं, मैंने लिए हैं कि सम मेटल्स आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलते हैं इन द फ्री स्टेट, एंड सम आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड। तो कुछ फ्री स्टेट में मिलते हैं और कुछ कंपाउंड्स की फॉर्म में मिलते हैं। मेटल्स एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आर द लीस्ट रिएक्टिव, सबसे रिएक्टिव होंगे, सबसे लीस्ट रिएक्टिव होंगे, एंड दे आर ऑफ्टन फाउंड इन द फ्री स्टेट। अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज को देखें तो सबसे नीचे कौन आते थे, अगर मैं इसमें देखूं रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर, तो नीचे आते थे कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ये फ्री स्टेट में मिलते हैं, है ना, इनका कोई मॉलिक्यूल नहीं होता, ये कंपाउंड की फॉर्म में नहीं मिलते, ये फ्री स्टेट की फॉर्म में मिलते हैं इन द अर्थ क्रस्ट। तो ये वाली बात ये यहाँ पे कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे दिए है गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर, दे आर फाउंड इन फ्री स्टेट। कॉपर और सिल्वर जो है आर ऑल्सो फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट एज दे आर सल्फाइड एंड ऑक्साइड ओर। ये फ्री स्टेट में भी मिलते हैं और ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स की फॉर्म में भी मिलते हैं। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट है, आपको याद रखना है कि वो कौन से दो ऐसे मेटल्स हैं जो कि फ्री स्टेट में भी मिलते हैं और कंबाइंड स्टेट में भी मिलते हैं। सो दैट इज योर कॉपर एंड सिल्वर। कॉपर सल्फाइड भी मिलता है, सिल्वर सल्फाइड भी मिलता है, कॉपर ऑक्साइड भी मिलता है, सिल्वर ऑक्साइड भी मिलता है। तो वहां से हम सिल्वर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम देयर सल्फाइड एंड ऑक्साइड्स। जो मेटल ऑन द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज, जो सबसे टॉप पर है, लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, एंड दे आर नेवर फाउंड इन द नेचर एज फ्री एलिमेंट। फ्री एलिमेंट की फॉर्म में नहीं मिलते, ये किसी ना किसी कंपाउंड के फॉर्म में ही मिलते हैं। एंड द मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज लाइक जिंक, आयरन एंड लेड, ये आर मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, मतलब बीच के होते हैं, एंड दे आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट मेनली एज ऑक्साइड, सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स। तो ऑक्साइड्स की फॉर्म में मिलते हैं, सल्फाइड्स की फॉर्म में मिलते हैं और कार्बोनेट्स की फॉर्म में मिलते हैं। कौन से, ऐसे मेटल्स जो मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज के अंदर होते हैं। एंड यू विल फाइंड दैट ओर्स ऑफ मैनी मेटल्स आर कौन से हैं, ऑक्साइड्स। ज्यादातर ओर्स कैसे होते हैं, ऑक्साइड्स की फॉर्म में ही मिलते हैं, बिकॉज ऑक्सीजन इज वेरी रिएक्टिव एलिमेंट एंड वेरी अबंडेंट ऑन द अर्थ। और ऑक्सीजन जो होती है वो बहुत रिएक्टिव होती है, किसी से भी रिएक्ट कर लेती है, और ज्यादातर अर्थ के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है। तो इस वजह से मोस्टली मेटल्स जो है वो किस फॉर्म में मिलते हैं, ऑक्साइड्स की फॉर्म में मिलते हैं। अब यहाँ पर देखो कि इस वजह से रिएक्टिविटी के बेसिस पर हमने मेटल्स को क्या कर दिया है, 3 कैटेगरीज के अंदर डाल दिया है, मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ मीडियम एंड हाई रिएक्टिविटी। और इनको रिएक्टिविटी के बेसिस पर हमने डिफरेंट टेक्निक्स जो है वो यहाँ पर यूज करी है। तो देखो जो हाई रिएक्टिविटी सीरीज थी हमारी, ये वाली सोडियम से लेकर एल्यूमिनियम तक, इनको हम ऑब्टेन करते हैं बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। उसके बाद जो आपकी मीडियम रिएक्टिविटी वाली है उनके लिए हमने रिडक्शन किया है यूजिंग कार्बन। कार्बन से हम रिएक्ट करा के उसको रिड्यूस कर देंगे। और जो सबसे लीस्ट यानी लो रिएक्टिविटी वाले हैं वो तो नेटिव जो है वो फाउंड हो जाते हैं इन द नेचर, क्योंकि फ्री स्टेट में होते हैं तो ये ऐसे मिल जाते हैं। अब यहाँ पर ये एनसीईआरटी की टेबल थी। हाई रिएक्टिविटी के अंदर हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं ऑफ मोल्टन ओर, जिससे कि फिर प्योर मेटल जो है वो क्या हो जाता है, मिल जाता है। मीडियम रिएक्टिविटी के अंदर कार्बोनेट ओर मिल सकते हैं या फिर सल्फाइड ओर मिल सकते हैं। अगर कार्बोनेट ओर मिला है तो हम कराते हैं कैल्सिनेशन, और अगर सल्फाइड ओर मिला है तो हम कराते हैं रोस्टिंग। और ये दोनों करा के हमें क्या मिल जाता है, ऑक्साइड मिलता है मेटल का। फिर हम रिडक्शन कर देते हैं और फिर मेटल को क्या कर देते हैं, प्यूरिफाई कर देते हैं। लो रिएक्टिविटी सीरीज में हमें मिलते हैं सल्फाइड ओर्स, उनको हम रोस्ट करते हैं, मेटल मिलता है और फिर हम उसको क्या कर देते हैं, रिफाइन कर देते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो एक्टिविटी वाले, जो रिएक्टिविटी सीरीज वाले जो मेटल है उनको कैसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। सो मेटल लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव। जो सबसे नीचे हैं वो बहुत बिल्कुल ही अनरिएक्टिव होंगे। तो द ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल कैन बी रिड्यूस, इजिली रिड्यूस हो जाएंगे टू मेटल्स बाय हीटिंग अलोन। अगर तुम उनको नॉर्मली हीट करोगे तो भी वो रिड्यूस हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सिनेबार को क्या बोलते हैं, HGS,
मरकरी सल्फाइड, दैट इज योर सिनेबार, एक ओर है, किसका, मरकरी का ओर है। जब हम इसको हीट करते हैं इन द एयर, इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मर्क्यूरिक ऑक्साइड। जब हम इसको, इस सिनेबार को हीट करते हैं एयर के अंदर, तो क्या बनता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनता है। और ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है रिड्यूस हो जाता है टू मरकरी जब हम इसको फर्दर हीट करते हैं। जैसे देखो यहाँ पर रिएक्शन दी है कि HgS जो है उसको हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो बन गया HgO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड बन गया, और यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो यहाँ पर रिलीज हो गई। उसके बाद इस HgO को मैंने फर्दर हीट कराया तो क्या बन गया, Hg मेटल निकल गया और ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से रिलीज हो गई। तो नॉर्मली जो लो रिएक्टिविटी वाले सीरीज जो होती है उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, उसमें जो मेटल्स होते हैं, उनको अगर हम नॉर्मली हीट करते हैं तो भी हम मेटल वहां से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सिमिलरली अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर सल्फाइड की फॉर्म में हमें नेचर के अंदर मिलता है, कॉपर जो है कॉपर सल्फाइड की फॉर्म में मिलता है। तो कॉपर सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो कॉपर ऑक्साइड बन गया और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई। इसको फिर जब कॉपर ऑक्साइड को हमने कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्ट कराया तो कॉपर मिल गया और फिर दोबारा से सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ से गैस रिलीज हो गई। तो यहाँ से हमने कॉपर को क्या कर दिया, एक्सट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज की अगर हम बात करें तो जैसे आयरन हो गया, जिंक, लेड, कॉपर, दे आर मॉडरेटली रिएक्टिव, मतलब रिएक्ट कर लेते हैं ठीक ठाक, एंड दीज आर यूजुअली प्रेजेंट एज सल्फाइड और कार्बोनेट्स इन द नेचर। तो जो मिडल एक्टिविटी वाले सीरीज वाले जो होते हैं वो बेसिकली सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स की फॉर्म में मिलते हैं। इट इज इजियर टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम इट ऑक्साइड एज कम्पेयर टू सल्फाइड एंड कार्बोनेट। जो मेटल ऑक्साइड होता है उसमें से मेटल निकालना ईजी होता है क्योंकि हम उसको आसानी से हीट कर देते हैं तो मेटल निकल जाता है एज कम्पेयर टू सल्फाइड एंड कार्बोनेट। तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट मेथड होता है। यहाँ पर जो सल्फाइड के जो ओर्स होते हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। बहुत ज्यादा हीट देने पर हम सल्फाइड के जो ओर्स हैं उनको ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं और इस प्रोसेस का नाम होता है रोस्टिंग। तो रोस्ट करना क्या हो गया, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा हीट प्रोवाइड करना ताकि वो ऑक्साइड्स के अंदर क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। और जो आपके कार्बोनेट ओर्स हैं दे आर चेंज इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। रोस्टिंग के अंदर हमने एक्सेस एयर दी है, मतलब बहुत ज्यादा ऑक्सीजन होनी चाहिए, उसके अंदर हम हीट कर रहे हैं। लेकिन जो आपका कैल्सिनेशन प्रोसेस है कार्बोनेट वाला, उसके अंदर हम हीट कर रहे हैं ऑक्साइड को, बट वहां पर एयर क्या है, लिमिटेड है। सो ये दो बातें आप याद रखना, डिफरेंस आ जाता है कई बार कि रोस्टिंग क्या होता है और कैल्सिनेशन क्या होता है। तो रोस्टिंग के अंदर हम एक्सेस एयर यूज करते हैं एंड कैल्सिनेशन के अंदर हम लिमिटेड एयर यूज करते हैं। The chemical reaction that take place during roasting and calcination of zinc ore are shown। तो रोस्ट करते हैं तो जिंक का सल्फाइड है उसको हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया और हीट दी तो जिंक का ऑक्साइड बन गया और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन रिलीज हो गई। कैल्सिनेशन के अंदर हमने जिंक का क्या था, आपका कार्बोनेट था, तो जिंक कार्बोनेट, उसको हमने हीट किया तो जिंक ऑक्साइड बन गया और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से रिलीज हो गई। अब देखो हमारे पास रोस्ट करने पर भी और कैल्सिनेट करने पर भी दोनों पर ऑक्साइड्स आ गए, जिंक ऑक्साइड्स। अब हम क्या करेंगे, इस मेटल ऑक्साइड्स को फर्दर रिड्यूस कर देंगे बाय रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि कार्बन। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट जो है कार्बन जो है वो खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दूसरे को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो यहाँ पर क्या किया, जिंक ऑक्साइड जो है वहां पर हमने कार्बन के साथ रिएक्ट करा दिया तो कार्बन खुद तो क्या हो गया, ऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोक्साइड बन गया और जिंक क्या हो गया, यहाँ पर रिड्यूस हो गया तो हमें यहाँ पर जिंक एक्सट्रैक्टेड मेटल जो है यहाँ पर मिल गया। सो ये जो प्रोसेस होता है ये होता है इन द मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज। तो या तो अगर सल्फाइड का ओर है तो आप रोस्टिंग करो और अगर कार्बोनेट का ओर है तो आप कैल्सिनेट करो और फिर उसको क्या कर दो, रिड्यूस कर दो विद द रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ उसको रिड्यूस कर दोगे तो आपको एक्सट्रैक्शन मेटल का मिल जाएगा। बिसाइड यूजिंग कार्बन के अलावा टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड टू मेटल्स समटाइम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन ऑल्सो बी यूज। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज दे कैन डिस्प्लेस मेटल ऑफ लोअर रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड। तो ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे इस वाली रिएक्शन के अंदर हमने रिड्यूसिंग एजेंट लिया था, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप रिड्यूसिंग एजेंट ही लो, आप
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराकर भी मेटल को डिस्प्लेस कर सकते हो। जैसे कि अगर मैंगनीज डाइऑक्साइड है MnO2, अगर इसको हम एल्यूमिनियम पाउडर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपका Mn और Al2O3 और हीट जो है वो रिलीज हो जाती है। यानी MnO2 जो है एल्यूमिनियम ने डिस्प्लेस कर दिया Mn को और क्या बन गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया, और यहाँ पर मैग्नीज जो है मेटल जो है वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो गया और हीट जो है वो यहाँ से रिलीज हो गई। तो यहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराई, और ये जो डिस्प्लेसमेंट होती है ये हाईली एक्सोथर्मिक होती है। देखो यहाँ पर हीट जो है बहुत ज्यादा रिलीज होती है। The amount of heat evolved is so large that the metals are produced in the molten state. Molten state के अंदर मेटल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। यानी the reaction of iron oxide that is Fe2O3 with aluminium is used to join railway tracks or cracked machine part. So यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन आया था कि जो आपका आयरन 3 ऑक्साइड है यानी आयरन ऑक्साइड Fe2O3, जब हम इसको एल्यूमिनियम के साथ यूज करते हैं तो बनता है आपका आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हीट। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं थर्मिट रिएक्शन, और ये यूज होता है टू ज्वाइन द रेलवे ट्रैक्स या फिर कोई भी मशीन के अंदर अगर कोई क्रैक आ जाता है तो उसको ज्वाइन करना, उनके पार्ट्स को ज्वाइन करना। उसके अंदर फिर हम आयरन ऑक्साइड को रिएक्ट करा देते हैं एल्यूमिनियम के साथ। तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपका आयरन है वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो जाता है, वो इन पार्ट्स को ज्वाइन कर देता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है और हीट जो है वो यहाँ से रिलीज हो जाती है। तो ये रिएक्शन हम कराते हैं और इसका नाम है थर्मिट रिएक्शन। नाउ एक्सट्रैक्टिंग मेटल टूवर्ड्स टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, सबसे टॉप में हम कैसे रिएक्ट कराते हैं, तो जो सबसे हाई होते हैं, हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। दे कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम द कंपाउंड बाय हीटिंग विद कार्बन, इजिली जो है एक्सट्रैक्ट नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कार्बन जो है वो कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कार्बन टू द रिस्पेक्टिव मेटल। दिस इज बिकॉज ये जो मेटल्स हैं दे हैव मोर एफिनिटी टू ऑक्सीजन देन कार्बन। ये कार्बन और ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन के साथ ज्यादा रिएक्ट करने वाले हैं एज कम्पेयर टू कार्बन। ये दीज मेटल्स आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो इन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम है आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स, इनके जो क्लोराइड्स है उनको क्या कर दो, इलेक्ट्रोलाइज कर दो। यानी जो मेटल है वो डिपॉजिट हो जाएगा एट द कैथोड। क्यों, क्योंकि मेटल के पास कौन सा चार्ज था, मेटल के पास पॉजिटिव चार्ज था। तो पॉजिटिव किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास, और जो नेगेटिव है वो किसके पास जाएगा, पॉजिटिव के पास। तो जो पॉजिटिव होता है उसको हम बोलते हैं कैटायन, और जो नेगेटिव होता है उसको हम बोलते हैं एनायन। लेकिन जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगी उसको हम बोलते हैं कैथोड, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगी उसको हम बोलते हैं एनोड। तो ये दोनों का डिफरेंस आप याद रखना। जो आपकी कैथोड है वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, वेयर एज जो क्लोरीन है वो कहाँ आएगी, एनोड पर, और एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। तो रिएक्शन कैसी होती है, कैथोड पर सोडियम आ जाता है और एनोड पर क्या आ जाता है, क्लोरीन। देखो सोडियम जो है वो फ्री स्टेट के अंदर है और क्लोरीन जो है वो Cl2 की फॉर्म में प्रेजेंट है। सिमिलरली एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट वी विल स्टडी रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। सो एक बार और ओवरव्यू दे देते हैं, एक बार और अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। जो लो एक्टिविटी सीरीज वाले जो मेटल्स हैं उनको हम हीट करके एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सेकेंड जो मिडल में थे उसके अंदर हम दो प्रोसेस करते हैं, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। रोस्टिंग अगर सल्फाइड ओर है, कैल्सिनेशन अगर कार्बोनेट ओर है। उसके बाद हम उसको क्या कर देंगे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करके हम उसको मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और टॉप ऑफ द सीरीज के अंदर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं। कैटायन जो है वो कैथोड के पास जाता है, एनायन जो है वो एनोड के पास जाता है। अब बात करते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेसेस डिस्क्राइबिंग अबव आर नॉट वेरी प्योर, दे कंटेन इम्प्योरिटीज। इनके पास क्या होती है, इम्प्योरिटीज होती है, एंड विच मस्ट बी रिमूव टू ऑब्टेन प्योर मेटल्स। अब हर मेटल के पास इम्प्योरिटीज है और प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें वो इम्प्योरिटीज क्या करने की, हटानी पड़ेगी। तो इस वजह से जो वाइडली यूज मेथड है दैट इज योर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। सो इस प्रोसेस के अंदर अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग को देखूं तो इस एक्टिविटी के अंदर देखूं हमने लिया है एनोड और कैथोड। एनोड पर कौन आएगा, एनोड पर आते हैं आपके इम्प्योर मेटल्स।
और कैथोड पर आते हैं प्योर मेटल्स। और यहाँ पर हमने सोल्यूशन ले लिया है एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का, यहाँ पर हमने सोल्यूशन ले लिया है। तो ये क्या काम करेगा, ये काम करेगा इलेक्ट्रोलाइट्स का, यानी ये जो जिसके अंदर ये स्ट्रिप्स डूबी हुई हैं, इनको इस सोल्यूशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो जैसे ही यहाँ पर करंट पास होगा तो क्या होगा कि जो एनोड पे जो आपके प्योर मेटल्स थे वो कहाँ चले जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर, और इलेक्ट्रोलाइट से फिर जो आपके प्योर मेटल्स हैं वो किस पे अटैच हो जाएंगे, आपके कैथोड पर। और जो इम्प्योर मेटल्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं इसको, और फिर इसको हम क्या बोल देते हैं, एनोड मड। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखो कि मैनी मेटल्स सच एज कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड, दे आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलिटिकली। इन दिस प्रोसेस जो इम्प्योर मेटल्स है आर मेड द एनोड, जो इम्प्योर मेटल है वो एनोड बनाएंगे, एंड जो प्योर मेटल है दे मेड द कैथोड, वो कैथोड बनाएंगे। अ सोल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट, और यहाँ पर मेटल सॉल्ट कौन सा है, कॉपर सल्फेट। उसके बाद जब हम करंट को पास करेंगे थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, जो प्योर मेटल है फ्रॉम द एनोड वो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिजोल्व हो जाएगा, और जो उसके बाद जो प्योर मेटल है इलेक्ट्रोलाइट से वो कहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, कैथोड से। यानी पहले इससे इम्प्योर में से प्योर निकल के इलेक्ट्रोलाइट में जाएंगे, और फिर इलेक्ट्रोलाइट से कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। और जो सोल्यूबल इम्प्योरिटीज है वो सोल्यूशन के अंदर जाकर जो इम्प्योरिटीज है वो सेटल डाउन हो जाएगी एट द बॉटम ऑफ द एनोड, इसको हम क्या बोलेंगे फिर, एनोड मड। तो एनोड की तरफ जो इम्प्योरिटीज होती है वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है, इस वजह से हम इसको बोलते हैं एनोड मड। सो ये है आपका प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट वी विल स्टडी कोरोजन और उसके प्रिवेंशन। तो व्हाट इज एक्चुअली कोरोजन इज, कोरोजन इज ग्रेजुअल degradation of metal due to reaction with oxygen, moisture, acids in the environment। तो जब मेटल ऑक्सीजन, मॉइस्चर या फिर एसिड के साथ रिएक्ट कराता है तो एक डिग्रेडेशन आने लगता है मेटल के अंदर और रस्ट जमने लगती है, दैट इज योर कोरोजन। तो यहाँ पर एग्जांपल, मोस्ट कॉमन एग्जांपल है दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन विच फॉर्म हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की लेयर बन जाती है मेटल के ऊपर, एक रेडिश ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस दैट वीक्स द मेटल ओवर टाइम, और मेटल को क्या कर देता है, वीक कर देता है। तो जब आयरन जो है वो ऑक्सीजन, मॉइस्चर इन सब के साथ, एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो एक हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, और वो लेयर जो है वो मेटल को क्या कर देती है, वीक कर देती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो इसको हम बोलते हैं कोरोजन, एंड इसका एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। यहाँ पर प्रिवेंशन है, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम कोरोजन को, पेंटिंग एंड ऑयलिंग। जब हम पेंट करते हैं या फिर ऑयलिंग कर देते हैं तो वो एक बैरियर बना देता है अगेंस्ट द एयर एंड मॉइस्चर, जिससे एयर और मॉइस्चर जो है वो ना लगे मेटल को। सेकेंड हम कर सकते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन इज कोटिंग आयरन विद लेयर ऑफ जिंक, आयरन के ऊपर क्या कर दो, जिंक की लेयर लगा दो, दैट इज योर गैल्वेनाइजेशन। थर्ड हम कर सकते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यहाँ पे हम क्रोमियम या फिर निकल की पतली सी लेयर का क्या कर देते हैं, डिपोजिशन कर देते हैं, किसके ऊपर, मेटल के ऊपर। फोर्थ हम कर सकते हैं एलॉय। एलॉइंग करते वक्त क्या करते हैं हम, अदर मेटल्स को मिक्स करके हम एक नया मेटल बना देते हैं जो कि रेजिस्टेंट होता है टूवर्ड्स द ऑक्सीजन, मॉइस्चर या फिर एसिड्स। तो मिक्सिंग विद अदर मेटल्स टू इम्प्रूव रेजिस्टेंस, दैट इज योर एलॉइंग। अब यहाँ पर एनसीईआरटी के अंदर ये वाली जो एक्टिविटी है, ये यहाँ पर कंडीशंस बता रही है कि कैसी कैसी कंडीशंस के अंदर कोरोजन हो सकता है। देखो, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर सिर्फ एयर है और रस्टी आयरन नेल्स एंड वाटर, यानी यहाँ पर एयर और वाटर है, तो यहाँ पर जो आपकी आयरन नेल्स है उनके अंदर रस्ट लग गया, यहाँ पर कोरोजन हो गई। उसके बाद यहाँ पर एयर है और वाटर तो है, लेकिन यहाँ पर एक लेयर है ऑयल की, तो ये जो ऑयल की लेयर है ये प्रिवेंट कर रही है एयर को डिजोल्विंग इन द वाटर। एयर और वाटर का कोई कांटेक्ट नहीं बन पा रहा है ड्यू टू दिस ऑयली लेयर, इस वजह से यहाँ पर जो आपके आयरन नेल्स है वो एज इट इज सेम है, इसके अंदर कोई रस्ट नहीं लगी है, कोई कोरोजन नहीं हुआ है। ऐसे यहाँ पर ड्राई एयर है, लेकिन यहाँ पर एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है, यानी यहाँ पर कोई मॉइस्चर नहीं है। इस वजह से थर्ड टेस्ट ट्यूब के अंदर भी कोई हमें रस्टिंग या फिर कोरोजन नहीं शो हुआ है। सो इन्वेस्टिगेटिंग द कंडीशन अंदर विच आयरन रस्ट, टेस्ट ट्यूब ए के अंदर बोथ एयर और वाटर था, टेस्ट ट्यूब बी के अंदर नो एयर डिजोल्व इन द वाटर, एंड टेस्ट ट्यूब सी के अंदर जो एयर थी वो ड्राई थी। तो इससे पता लगता है कि कोरोजन या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन होने के लिए एयर और वाटर का होना इंपॉर्टेंट है, यानी आपका एयर और मॉइस्चर होना जरूरी है।
नेक्स्ट योर लास्ट टॉपिक दैट इज एलॉयज. सो एलॉयज जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर है टू और मोर मेटल्स का या फिर मेटल और नॉन मेटल का, कोई सा भी मिक्सचर आप कर सकते हो. एंड ये क्रिएट करता है टू इम्प्रूव प्रॉपर्टीज लाइक स्ट्रेंथ, हार्डनेस या फिर कोरोजन रेजिस्टेंस. तो जब हम किसी भी दो मेटल्स का या फिर मेटल नॉन मेटल का मिक्सचर बनाते हैं तो वो और स्ट्रेंथ इंक्रीज कर देता है या फिर हार्डनेस इंक्रीज कर देगा और कोरोजन को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा. जो प्योर मेटल्स होते हैं दे आर ऑफ्टन टू सॉफ्ट और रिएक्टिव फॉर प्रैक्टिकल यूज. एलॉय सॉल्व दिस. तो जो प्योर मेटल्स होते हैं उनको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते किसी भी चीज को स्ट्रेंथन करने के लिए या फिर हार्डनेस इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और सॉफ्ट होते हैं. तो इस वजह से हमने क्या बनाया, एलॉयज बनाए. तो एलॉयज जो है उसका एग्जांपल है स्टील, वेरी कॉमन एग्जांपल. तो स्टील किसके मिक्सचर से बना है, आयरन का और कार्बन का. तो आयरन जो है ये यहाँ पर मेटल है और कार्बन जो है यहाँ पर नॉन मेटल है. तो इन दोनों का मिक्सचर करके बनता है हमारा अलॉय स्टील. हार्डर है और स्ट्रॉन्गर है देन प्योर आयरन एंड यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन एंड टूल्स. सेकेंड इज योर ब्रास, वेरी कॉमन एग्जांपल पीतल. कॉपर और जिंक का बना है, ठीक है. कोरोजन रेजिस्टेंट है एंड इजी टू शेप, यूज्ड इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड फिटिंग्स. थर्ड वन इज योर ब्रॉन्ज. ब्रॉन्ज किसका बना है, कॉपर एंड टिन का. वेरी हार्ड एंड ड्यूरेबल एंड हिस्टोरिकली यूज फॉर स्टैचूज एंड कॉइन्स. एंड फोर्थ वन इज योर ड्यूराल्यूमिन. ये किसका बना है, एल्यूमिनियम, कॉपर और मैग्नीशियम, इन तीनों का मिक्सचर करके ये एलॉय बना है. बहुत ही लाइट वेट होता है और स्ट्रांग होता है और एयरक्राफ्ट बॉडीज के अंदर ये यूज होता है. तो यहाँ पर मेन जो आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं दैट इज योर ब्रास, कॉपर एंड स्टील. ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है. फोर्थ वाला यू कैन स्किप इट. So guys, that's all for today and I hope you have understand each and every topic of this chapter because ये chapter जो है बहुत important है for board point of view. And if you have any doubt please do mention in the comment section. Thank you so much for watching.